Hello friends, welcome to my channel शिक्षा की मसाल। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बजट 2021। दोस्तों, आज मैं आपकी दोस्त अर्चना द्विवेदी आपके सामने लेके आई हूँ बजट से रिलेटेड कुछ ऐसी 7 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हों, ये 7 पॉइंट जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम्स में 2 से 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। फिर चाहे आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप किसी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। दोस्तों, 7 सबसे ज़रूरी जानकारी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वो इस प्रकार से हैं। पहला है भारत के वित्त मंत्री जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, वो थी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं और इस बार इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण प्रस्तुत किया है। आज तक के समय में इतना लंबा बजट भाषण कभी नहीं प्रस्तुत हुआ जितना लंबा इन्होंने प्रस्तुत किया, 2 घंटा 40 मिनट का। नेक्स्ट है कि बजट की थीम क्या थी। इस बार के बजट की थीम है सबका साथ सबका विकास। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ज़्यादातर बजट की थीम पूछ ली जाती है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है नेशन फर्स्ट के लिए सरकार के 8 संकल्प कौन से हैं। तो पहला है उसमें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। सेकंड है मजबूत बुनियादी ढांचा। थर्ड है स्वस्थ भारत। फोर्थ है युवाओं के लिए अवसर व रोजगार। इसी में 5th पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा। 6 है बेहतर सुशासन। 7th है महिला सशक्तिकरण। 8वां है 8th है समावेशी विकास। फ्रेंड्स, ये 8 संकल्प आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जब ऑप्शन बन के आए तो आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें बजट में शामिल की गई हैं। तो इसमें है कि कृषि व ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्स में राशि पूछ ली जाती है कि कितनी राशि कृषि से के लिए आवंटित की गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 2.83 लाख करोड़ का आवंटन कृषि व ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। इसी में कुसुम योजना का विस्तार किया गया है जिसमें सरकार ने 20 लाख सोलर पंप लगाने में मदद करेगी। फिर से ध्यान दीजिए कि पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया गया है और इसमें 20 लाख सरकार सोलर पंप लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार बजट में किसान रेल व कृषि उड़ान की शुरुआत पीपीपी मॉडल के आधार पर की गई है। पीपीपी का अर्थ होता है फ्रेंड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें सस्ती और कौन सी चीज़ें महंगी की गई हैं। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं बताऊँगी कौन सी चीज़ें सस्ती की गई हैं इस बार के बजट में और कौन सी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, नायलॉन के कपड़े, कॉपर के सामान, इंश्योरेंस और जूते, इन सभी सामानों को सस्ता कर दिया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, रत्न, सूती कपड़े, ऑटो पार्ट्स, ये सभी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। तो दोस्तों, इस बार महंगाई बढ़ने की वजह से हो सकता है लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्योंकि वो चीज़ें महंगी कर दी गई हैं जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। मोबाइल्स फ़ोन तो हमारे यहाँ देसी भी खरीदे जाते हैं और विदेश के भी जो मोबाइल्स यहाँ पे मिलते हैं वो भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन अब वो महंगे होने वाले हैं। ऐसे ही सरकार ने एक और स्क्रैप पॉलिसी शुरू की है जिसमें आप अपनी पुरानी गाड़ी दे करके नई गाड़ी ले सकते हैं और थोड़ी इसमें आपको छूट भी मिलेगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल में बात बताऊंगी आपको कि क्या ये पॉलिसी है। तब तक देखते हैं अपना 5th पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता। 5th पॉइंट हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता की। तो इसके लिए सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए सरकार ने 6,400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम शुरू किया गया। स्वच्छता के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि पहले 9,600 करोड़ रुपए था, जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छता के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। 6 पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उड़ान स्कीम के तहत सरकार ने 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा। स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत अगले 3 सालों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, नेशनल गैस ग्रिड के द्वारा सरकार गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है, जिसको 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि नेशनल गैस ग्रिड के द्वारा जो सरकार गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है वो कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बार के बजट में पेट्रोल के दाम 2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं, जबकि डीजल के दाम 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमी को लेकर के। तो फ्रेंड्स इस बार का जो FDI है वो 49% से बढ़कर 74% हो गया है, जैसा कि आप बढ़ते हुए ग्राफ के थ्रू आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। उसमें देश में नए डाटा सेंटर पार्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2021 में भारत नेट कार्यक्रम को 6,000 रुपये का आवंटन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि 1 लाख पंचायतों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। लास्ट और 7th पॉइंट फ्रेंड्स है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर। इसमें सरकार ने 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया। अर्थात यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि 2021 के बजट में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए का आवंटन किया, तो आप बता सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि 99,300 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इनके बारे में कि वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसमें राजकोषीय घाटा 3.3% का लक्ष्य 2019-20 में रखा गया था, निर्धारित किया गया था, जबकि प्राप्ति हुई 3.8% की, जिसे आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं 2020-21 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है 3.5% का। अब प्राप्ति कितनी होगी वो तो आगे पता चलेगा। इसी में आगे है कि सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अर्थात यदि आपका बैंक में किसी बैंक में खाता खुला है और वो बैंक यदि डूब जाती है तो सरकार आपको आपकी रखी पूंजी का 1 लाख देता था। यानी कि आपका यदि बैंक में कोई खाता खुला है और वो बैंक डूब जाती है तो अभी तक सरकार आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही देती थी आपकी पूंजी का, परंतु अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने DDT को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। क्या होता है DDT? फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि DDT होता क्या है, ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग आसानी से समझ सकें और कर सकें। DDT होता है ये दोस्तों कि जब कोई कंपनी होती है तो उसमें कई शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि सभी लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं। तो साल के अंत में जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट देती है। उसके बाद कंपनी को सरकार को भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता था, अब उस टैक्स को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी को सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और अब जो प्रॉफिट बचेगा एक्स्ट्रा वो अपने पास रखेगी। मतलब सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब DDT को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैक्स स्लैब में क्या चेंजिंग की गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दोनों ही टैक्स स्लैब को आपके सामने दिखाया है, न्यू टैक्स स्लैब को और ओल्ड टैक्स स्लैब को। आप किसी भी माध्यम से टैक्स को पे कर सकते हैं, परंतु इसको जानने से पहले और समझने से पहले मैं आपको नोट में लिखी हुई एक बात ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि अगर कोई न्यू टैक्स स्लैब में जाएगा तो उसे
कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि यदि आप न्यू टैक्स स्लैब से भी टैक्स पे करते हैं तो भी आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आप दोनों में से कोई भी टैक्स स्लैब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या चेंजिंग है दोनों में, अंतर क्या है। यहाँ पे जो पुराना टैक्स स्लैब है उसमें ये है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति की इनकम यदि 2.5 लाख रुपए तक है साल में तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यदि उसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि उसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि उसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी ओल्ड टैक्स स्लैब की। अब हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब में क्या है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, जैसा कि पुराने टैक्स स्लैब में भी यही था। यहाँ पर नेक्स्ट है कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जिसकी इनकम होगी साल में उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जिसकी सैलरी होगी उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख के 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में जिसकी इनकम होगी उसको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में जिसकी इनकम होगी उसे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। जिसकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख ईयरली होगी उसे 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही टैक्स स्लैब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स इनको आप समझ के याद भी कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में यही ऑप्शंस बन के आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम आपके सामने लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड बजट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। परंतु उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ सके। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपके मोबाइल पे आ सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।